डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा स्प्लीनोमेगेली। इससे पहले हमने देखा था हिपेटोमेगेली। स्प्लीनोमेगेली मींस सिंपली मींस एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन। अभी हमने हिपेटोमेगेली को भी पढ़ा। ये ऐसे ही स्प्लीनोमेगेली अपने आप के अंदर कोई सिस्टमिक डिसऑर्डर नहीं है, अपने आप के अंदर कोई रोग नहीं है। ये अन्य कई रोगों के कारण होने वाला एक लक्षण है। तो आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। स्प्लीनोमेगेली का मतलब हुआ कि इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन। स्प्लीनोमेगेली मींस इज यूजुअली एसोसिएटेड विद, अब इसके क्या कारण हो सकते हैं? जो स्प्लीन फंक्शनिंग करती है, जो स्प्लीन काम करती है, या तो उसके ये फंक्शन बढ़ जाएं किसी रोगावस्था के कारण, ये इसके फंक्शंस बढ़ जाएं, या ये जिस प्रकार के इसके अंदर टिश्यूज हैं हाइपर फंक्शनिंग हो जाए, जैसे कि स्प्लीन हाइपर स्प्लीनिज्म होता है। और इस प्रकार से रेटिकुलो एंडोथेलियल टिश्यूज इसमें रहते हैं, उसमें कोई डिजीज हो तो फर्दर इसके आकार में या इसके साइज में जो इनलार्जमेंट होता है, इसे स्प्लीनोमेगेली कहेंगे। स्प्लीनोमेगेली इज यूजुअली एसोसिएटेड विद इंक्रीज वर्कलोड। इंक्रीज वर्कलोड को आप जानते हैं कि इंक्रीज वर्कलोड हिमोलिटिक एनीमिया के अंदर हमने देखा है कि हिमोलिटिक एनीमिया में जब आरबीसी का ब्रेकडाउन बहुत तेजी से, बहुत जरूरत से ज्यादा होता है, तो स्प्लीन के ऊपर इसका लोड पड़ता है, जिसके रेस्पॉन्स में हाइपर फंक्शनिंग के कारण ये स्प्लीन इनलार्ज कर जाती है। इट रिक्वायर्स टू डायग्नोस, हमें एक्चुअल में स्प्लीनोमेगेली के को देखकर हम अपने आप में किसी डिजीज का पता नहीं लगा सकते, ये कोई डायग्नोस्टिक नहीं है। पर हमें जाना पड़ेगा स्प्लीनोमेगेली के पीछे कि इसके पीछे बैकग्राउंड में इसका रीजन क्या है। अगर हम उसे फाइंड आउट कर पाते हैं तो कुछ हमें रिजल्ट मिलता है। लीवर हैज प्लेंटी ऑफ रेटिकुलो एंडोथेलियल टिश्यूज। रेटिकुलो एंडोथेलियल टिश्यूज है, इनसे रिलेटेड कोई डिजीज है, वो अल्टीमेटली इफेक्ट करेगी स्प्लीन को, उसके इनलार्जमेंट के लिए। साइट एंड फंक्शन, साइट और फंक्शन की बात करें तो किस जगह पर पाई जाती है? ये लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट के अंदर, स्टमक से जस्ट ऊपर और डायफ्राम से जस्ट नीचे मिलती है, और 9 से 11th कोस्टल कार्टिलेज के बीच में ये पाई जाती है। 9 से 11 कोस्टल कार्टिलेज के बीच में, जस्ट अबव द स्टोमक एंड जस्ट बिलो द डायफ्राम, ये इसकी पोजीशन है लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट के अंदर। और साथ के अंदर अगर ये जब इनलार्ज करती है, तो इनलार्ज करती है तो ये टुवर्ड्स द अम्बलाइकस की तरफ बढ़ती है। तो जब हम इसको पैल्पेशन से इसको चेक करने लगते हैं तो हमें अम्बलाइकल टू, जैसे अम्बलाइकस से हम राइट अपर क्वाड्रेंट की तरफ हमने उसके लिए लीवर के लिए हमने उसको चेक किया था, वैसे ही हम लेफ्ट साइड में चलेंगे तो आपको ये अगर काफी ज्यादा इनलार्ज है, नॉर्मली ये फील नहीं होती, अगर इनलार्जमेंट है तो इसको इस तरह से देखा जा सकता है। देन फंक्शन, फंक्शन रिजर्वायर ऑफ आरबीसी यानी ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। फिल्टरिंग एंड प्यूरिफाइंग द ब्लड, फिल्टर और प्यूरिफाइंग करने का काम करती है। इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम का एक महत्वपूर्ण अंग है। कॉजेज की बात करें, हाइपरस्प्लीनिज्म। हाइपरस्प्लीनिज्म का मतलब होता है कि इसका डिस्ट्रक्टिव फंक्शन का बढ़ जाना, स्प्लीन के डिस्ट्रक्टिव फंक्शन का बढ़ जाना। तो अगर इसका डिस्ट्रक्टिव फंक्शन बढ़ जाता है तो देन ये डिस्ट्रक्शन के परिणाम स्वरूप आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट आदि को डिस्ट्रॉय करती है, जिसके परिणाम स्वरूप वो डेब्रिस मटेरियल के कारण स्प्लीन बढ़ जाती है। तो ये इसका एक मोटा एक कारण है। दूसरा है पोर्टल हाइपरटेंशन। अगर पोर्टल हाइपरटेंशन हो और या सिरोसिस ऑफ द लीवर हो, ऑब्स्ट्रक्शन हो, तो अगर सर्कुलेशन के अंदर, अगर ब्लड सर्कुलेशन के अंदर किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उसका प्रेशर, पोर्टल हाइपरटेंशन का प्रेशर उसके ऊपर, स्प्लीन के ऊपर पड़ता है, जिसकी वजह से स्प्लीन में कंजेशन होकर स्प्लीन का एनलार्जमेंट हो जाता है। अब बात करते हैं इन्फेक्शंस की, तो वायरल, बैक्टीरियल एंड पैरासिटिक। तो इसमें पैरासिटिक इन्फेक्शन का बड़ा ग्रुप है, बैक्टीरिया भी है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी है, जैसे सबक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस है। और ऐसे यहाँ पैरासिटिक के अंदर मलेरिया सबसे बड़ा ग्रुप है, जो मलेरिया के अंदर हमें स्प्लीन इनलार्जमेंट मिलती है। तो मलेरिया, दूसरा है कालाजार है, एक सिस्टोसोमियासिस है,
शिस्टोसोमियासिस नॉर्थ अफ्रीका में पाया जाता है, कालाजार इंडिया में नहीं है, आइडेंटिटी सिस्ट भी कॉमन नहीं है। तो बड़ा जो एम्फेसाइज हमें रखना है मलेरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको रखना है। जनरलाइज इन्फेक्शन में टाइफाइड फीवर है, सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस है, ये दोनों ही बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, एक इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस है। इन तीनों ही जनरलाइज इन्फेक्शन के अंदर एक रिजल्ट के रूप में, एक सिम्टम के रूप में हमें स्प्लीनोमेगेली देखने को मिलती है। हेमोलिटिक एनीमिया हम पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ आरबीसी का एक्सेसिव जरूरत से ज्यादा और बहुत जल्दी ब्रेकडाउन होता है। जहाँ 120 दिन के अंदर आरबीसी अपना लाइफ स्पान पूरा करती है, अगर वो 10, 20, 30 दिन के अंदर बहुत अर्ली कोर्स के अंदर टूटने लगे तो इसका लोड स्प्लीन के ऊपर पड़ता है और स्प्लीन इनलार्ज कर जाती है, क्योंकि स्प्लीन को इसको डिसइंटीग्रेट करना पड़ता है। देन है ल्यूकीमियाज में माइलाइड ल्यूकीमिया, लिम्फाइड ल्यूकीमिया के अंदर इसका स्प्लीन का एनलार्जमेंट देखने को मिलता है। माइलाइड ल्यूकीमिया में विद हिपेटोमेगेली के साथ अर्ली कोर्स के अंदर देखने को मिल जाता है। लिम्फेटिक ल्यूकीमिया में ये लेट देखने को मिलता है। तो मोस्ट कॉमन कोजेज को अगर अपने समराइज करें तो कॉमन कोजेज हुए, एक तो क्रॉनिक मलेरिया हुआ, एक टाइफाइड फीवर हुआ, एक सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस है और एक सिरोसिस ऑफ द लीवर है। ये मोस्ट कॉमन कारण है जो कि हमें इन कारणों के परिणाम स्वरूप हमें स्प्लीनोमेगेली देखने को मिलती है। सिम्टम की बात करें तो अर्ली स्टेज के अंदर कोई सिम्टम देखने को नहीं मिलेंगे। अगर एक प्रॉपरली अच्छे प्रकार से स्प्लीन इनलार्ज कर जाती है, अगर वो आपको पल्पेशन के अंदर, एब्डोमेन के अंदर फील होती है, पल्पेशन के अंदर आप उसको देख पाते हैं। और भी वैसे तरीके हैं काफ़ी, जब इनलार्जमेंट होती है तो आपको ये लेफ्ट जो रिब केज है इसके नीचे टुवर्ड्स अम्बलाइकस की तरफ इसका बढ़ना होता है, जिससे आप देख सकते हैं। इन अर्ली स्टेज में एसिम्प्टोमेटिक है, पर अगर फुल ब्लोन स्प्लीनोमेगेली डेवलप हो जाती है तो स्टोमक फुलनेस, पेट भरा भरा सा रहना, ऐसा देखने को मिलता है। अगर जैसे ही थोड़ी सी ज़्यादा ओवर ईटिंग की, थोड़ा सा ज़्यादा पेट भर के खाना खाया तो ये नहीं, पेशेंट कंफर्टेबल नहीं रह पाता, नॉट एबल टू ईट लार्ज मील्स। अगर लार्ज मील नहीं लेता है तो अनकंफर्ट रहता है। देन एनीमिया और फटीग, अगर एनीमिया स्प्लीन का फंक्शनिंग हाइपर फंक्शनिंग है और आरबीसी का डिस्ट्रक्शन बहुत तेजी से हो रहा है, तो एनीमिया और एनीमिया के साथ में फटीग एनीमिया का साथ ही एसोसिएटेड सिम्टम है। देन वेट लॉस और पेन एक देखने को मिलता है कभी कभी। पेन में क्या है कि इनलार्ज स्प्लीन जो है, ये चूंकि डायाफ्राम के नीचे है तो ये डायाफ्राम को इरिटेट करती है। जब ये ऊपर की तरफ इन्फ्लेम्ड होती है तो ये ऊपर चूंकि डायाफ्राम के साथ मिलती है तो डायाफ्राम को इरिटेट करती है, जिससे कि हिक्का डेवलप होता है। और हिक्का जब डेवलप होता है तो हिक्का में बार बार हिक्का के परिणाम से, यानी कि हिक्कप के परिणाम स्वरूप उस डायफ्राम का फर्दर लेटर ऑन प्रेशर उसके ऊपर बार बार स्प्लीन पर पड़ता है, जिससे कि पेन होता है। तो ऐसे ये इस तरह का पेन इसमें देखने को मिलता है। स्टमक पेन ड्यू टू हैवी मील, अगर हैवी मील वो लेता है तो स्टमक में पेन और स्टमक फुलनेस देखने को मिलती है। और पेन कभी कभी रेडिएट करता है शोल्डर की तरफ डायफ्राम के थ्रू। डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस का जो बड़ा आधार है फिजिकल एग्जामिनेशन है, देन ब्लड टेस्ट है, देन यूएसजी है, देन एमआरआई है। फिजिकल एग्जामिनेशन की बात मैं कर चुका हूँ कि स्प्लीन से अम्बलाइकस से हम लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में रिब केज के नीचे इसको पाल्पेट करते हुए चलेंगे तो हमें हाथ के नीचे ये फील हो सकती है। 1 फिंगर इनलार्ज, 2 फिंगर इनलार्ज, इस तरह से हम इसको लेबल कर सकते हैं। देन ब्लड टेस्ट में आरबीसी काउंट करवाया जाना और यूएसजी, इसके साइज को प्रॉपर साइज बता देगी कि कितनी इनलार्जमेंट है। और एमआरआई करवाई जाती है ब्लड फ्लो के लिए, जब स्प्लीन के अंदर ब्लड फ्लो को देखने के लिए एमआरआई करवा सकते हैं। तो अब रही इन्वेस्टिगेशन की कुछ और बात, तो कुछ इन्वेस्टिगेशन सब पेशेंट्स के लिए करवाए जाने वाले अपेक्षित है, कुछ इन्वेस्टिगेशन एज रिक्वायर्ड है, यानी कि डिपेंड करेगी उसकी हिस्ट्री पर, उसकी कंप्लेन पर और उसके हिसाब से कि किस किस के अंदर कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन हम करवाए जा सकते हैं। ये डिपेंड करेगा टोटली आपकी हिस्ट्री टेकिंग के तरीके पर कि आपको क्या कंप्लेन मिली है, उसके हिसाब से आप अपनी इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। इन्वेस्टिगेशन फॉर ऑल पेशेंट्स के अंदर फुल सीबीसी काउंट करवाएं आप सभी पेशेंट्स का, जिसके अंदर आपको ये
आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इस तरह की काउंट, प्लेटलेट काउंट वगैरह देखने को मिलती है, जो आपको इनिशियल कुछ इंफॉर्मेशन देती है। ब्लड स्लाइड फॉर एमपी, क्योंकि मैंने बताया था कि पैरासिटिक इन्फेक्शन के अंदर मलेरिया प्रोन है। मलेरिया एक बड़ा ग्रुप है जिसके परिणाम स्वरूप ये स्प्लिनोमेगेली देखने को मिलती है। स्टूल टेस्ट फॉर अमीबा एंड सिस्ट, स्टूल टेस्ट करवाएं अमीबा और सिस्ट के लिए। और एक्सरे चेस्ट, ये जो इन्वेस्टिगेशन है सबके करवाए जाने चाहिए। और देन फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो कि एज रिक्वायर्ड है अपने पर्पज के हिसाब से, आपकी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग अलग अलग पेशेंट्स को अलग अलग तरह से करवाई जानी चाहिए। ईसीजी करवाते हैं कंजेस्टिव हार्ट, क्रॉनिक हार्ट डिजीज के लिए, कंजेस्टिव हार्ट डिजीज के लिए यूएसजी फिर करवाई जाती है। यूएसजी करवा के लीवर एब्सेस को, कोई मैलिग्नेंट ट्यूमर या मैलिग्नेंट कोई मास वहाँ बना है या आइडेंटिटी सिस्ट है या सिरोसिस है, इसको डिटेक्ट करने के लिए यूएसजी करवाई जाती है। तो जिस प्रकार की आपको कंप्लेन मिलती है उस प्रकार से अपने टेस्ट को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लिम्फ नोड और बोन मैरो बायोप्सी, ये ल्यूकीमिया और लिम्फोमा के लिए हम सजेस्ट करते हैं। और आरबीसी ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी, ये जब हेमोलिटिक एनीमिया को हमें अगर लगता है कि हेमोलिटिक एनीमिया और जॉन्डिस से रिलेटेड केस है, तो आरबीसी ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट करवाया जाता है, जिससे पता चलता है कि ये कितनी जल्दी टूट रही हैं। आरबीसी का टूटने की उसको दर को देखा जाता है इसके थ्रू। ये हेमोलिटिक एनीमिया में होता है। और इसी हेमोलिटिक एनीमिया को फर्दर डिटेक्ट करने के लिए कि ये हेमोलिटिक एनीमिया है, तो ये रेटिक्स काउंट करवाए जाते हैं, क्योंकि जिस तेजी से हेमोलिसिस हो रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या बोन मैरो तेजी से ब्लड का निर्माण कर रही है या नहीं कर रही है, इसके लिए रेटिक काउंट करवाया जाता है। तो जो जिनकी बोन मैरो ठीक है, जिनकी बोन मैरो हेल्दी है, तो वो हेमोलिटिक एनीमिया अगर उनके हो रहा है तो उसके कंपनसेट करने के लिए बोन मैरो तेजी से आरबीसी का निर्माण करती है, जिसमें रेटिक काउंट बढ़े हुए मिलते हैं। परंतु अगर हिमोलिटिक एनीमिया के साइन मिलते हैं और रेटिक काउंट भी लो मिल रहा है, लेटिक काउंट भी ज़्यादा नहीं है, तो इसका मतलब निकलता है कि हिमोलिटिक एनीमिया तो है, साथ ही साथ बोन मैरो के अंदर भी बोन मैरो भी डिप्रेस है, जो कि उसको कंपनसेट नहीं कर पा रही है। तो इस तरह से इसको इस तरह से समझा जा सकता है। पर ये अपने आप के अंदर अपने आप में कोई रोग नहीं है। जैसे हिपेटोमेगेली था वैसे ही स्प्लिनोमेगेली है। तो इस तरह से ये कई रोगों के लक्षण के रूप में हमें सामने देखने को मिलता है। तो ये आपके उसमें टॉपिक सिलेबस में डिस्क्राइब है, इसकी हमने बात की। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद।